चल बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 9 शुरू करें, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंस बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, बराबर ना। फाइनेंस या मनी वो बिज़नेस का ब्लड कहलाता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ज़रूरी होता है, वैसे ही बिज़नेस में मनी सर्कुलेशन, फाइनेंस सर्कुलेशन ज़रूरी है। और ये जो चैप्टर का नाम है ना, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट वो कंप्लीट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? सिंपल वे में समझो तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मतलब वो कहलाते हैं, वो सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है कि जहाँ से बिजनेस रिलेटेड मनी की लेन देन होती हो, पैसों की लेन देन होती हो, जहाँ से जो है वो पैसे ला सकते हो, पैसे जो है वो किसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो सभी चीज़ें साथ में उसे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कि जिसके थ्रू हम लोग लोन ले सकते हैं, बराबर ना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट्स में शेयर्स, डिबेंचर्स या ऐसी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, जो सर्विसेज हम देते हैं या लेते हैं बैंक के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, किसी के भी थ्रू। एंड फोर्थ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट कि जहाँ पर पैसों की प्रॉपर लेन देन होती है। हम लोग मार्केट किसे कहते हैं? मार्केट का मतलब क्या कि जहाँ पर चीज़ों की लेन देन होती हो, वो मार्केट कहलाया ना। अब मार्केट अलग अलग तरह के होते हैं भाई। सपोज़ अगर जो है वो क्लोथ मार्केट हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि भाई वहाँ पर कपड़ों की लेन देन होती है, बराबर ना। लोग जो है वो कपड़े खरीदते हैं, कपड़े बेचते हैं, वो क्लोथ मार्केट कहलाया। सही बात है ना। और फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट मतलब भी वही कहलाया कि जहाँ पर पैसों की लेन देन होती है। सही बात है ना, कि जिसमें पैसों की लेन देन होती हो वो फाइनेंशियल मार्केट कहलाया। फाइनेंशियल मार्केट सिंपल वे में वही चीज़ें कहलाती है कि जब भी हमारा बिजनेस चल रहा हो और हमें जो है वो अर्जेंटली पैसों की ज़रूर पड़े तो हम किसके पास जाएंगे? तो जहाँ से भी हमें पैसे प्रोवाइड होते हो ना, समझो वो जगह वो एक तरह का फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है ना। जहाँ से भी पैसे मिल रहे हैं वो जगह क्या कहलाया? एक तरह का फाइनेंशियल मार्केट कहलाया। ये फाइनेंशियल मार्केट वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप के होते हैं। एक आता है कैपिटल मार्केट और दूसरा आता है मनी मार्केट, बराबर ना। कैपिटल और मनी मार्केट होता है कि जिसमें फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट मतलब वो कहलाता है कि जो मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हो। जब लॉन्ग टर्म जो है वो बोरोइंग या तो सेलिंग की जाती हो, बराबर, प्रॉपर वर्ड अगर कहें कि जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए बोरोइंग एंड लैंडिंग की जाती हो। कोई भी मार्केट में है ना, 2 लोग होते हैं, एक परचेसर और एक सेलर, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला, बराबर। यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में भी जो है वो 2 लोग ही आते हैं। एक कहलाता है बोरोअर, बोरोअर मतलब जो पैसे उधार मांगता है वो, और दूसरे कहलाते हैं फाइनेंशियल्स, बराबर ना। दूसरे फाइनेंशियल्स कहलाते हैं जो फाइनेंस करते हैं, मतलब जो पैसे देते हैं वो। इस मार्केट में भी यही 2 लोग आते हैं ना, एक बोरोअर और एक फाइनेंसर। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में कैपिटल मार्केट मतलब वो कहलाता है कि जो लॉन्ग टर्म मार्केट हो, कि जहाँ पर लॉन्ग टर्म की जो है वो बोरोइंग एंड फाइनेंसिंग की जाती हो। कि जैसे अगर मैं कहीं से जो है वो कुछ 10 साल की लोन ले रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कैपिटल मार्केट में इंक्लूड होता है। कि जहाँ कैपिटल मार्केट के अंदर भी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट वो 2 चीज़ें आती हैं। और दूसरा आता है मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में दूसरा आता है, वो आता है मनी मार्केट। कैपिटल और मनी मार्केट, मनी मार्केट मतलब कहलाता है कि जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हो, बराबर ना। मतलब जिसमें शॉर्ट टर्म में पैसों की लेन देन होती है। अगर मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल या 2 साल के लिए, बराबर ना, तो वो मनी मार्केट में आता है, नॉर्मल मनी मार्केट। तो अब हमें इस चैप्टर में इन दोनों के बारे में ही क्लियरली समझना है कि जिसमें सबसे पहले मनी मार्केट से शुरू करें। सबसे पहले मनी मार्केट से स्टार्ट करें हम लोग। तो जैसे मैंने बताया कि मनी मार्केट मतलब वो कहलाता है कि इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, कि जहाँ पर शॉर्ट टर्म पैसों की लेन देन होती हो। और इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या? अब यहाँ ध्यान दो, इस चैप्टर में बार बार ये वर्ड आएगा इंस्ट्रूमेंट, कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। ये इंस्ट्रूमेंट मीन्स अगर सिंपल वे में समझो तो एक तरह की एसेट्स, या कहो कि इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वो चीज़ें जिसके थ्रू पैसों की लेन देन होती है।
अब एक एग्जांपल दूं कि जैसे अगर आप कोई कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, शेयर्स के बारे में तो ध्यान होगा आपको कि अगर आप कोई कंपनी के शेयर खरीद रहे हो तो आप लोगों ने जो है वो सामने वाले को पैसे दिए और सामने वाले ने आपको क्या दिया फिर? पैसों के बदले में सामने वाला क्या देगा? कोई जो है वो प्रोडक्ट देगा, कोई चीज़ें बेचेगा आपको? नहीं, आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलेगा ना, जिस सर्टिफिकेट को हम लोग शेयर कहते हैं। और इसी सर्टिफिकेट को कहा जाता है, समझो, इंस्ट्रूमेंट, कि जिसके ज़रिए पैसों की लेन देन होती है। बराबर? यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता, यहाँ पर कोई भी तरह की परचेसिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट की नहीं होती, यहाँ पर मनी की जो है वो परचेसिंग एंड सेलिंग होती है। मतलब समझो पैसे जो है वो लेन देन किए जाते हैं। तो इसकी वजह से जिसके बेस पर पैसों की लेन देन होती हो ना, वो समझो एक तरह के इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। समझ आ रहा है ना? और शॉर्ट टर्म मार्केट या मनी मार्केट वो कहलाता है कि जिसमें शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होता हो। सबसे सिंपल अगर कहें ना, जैसे आप लोग वो अकाउंट में भी पढ़ते हो, पता है, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल आता है कि नहीं? आएगा इस चैप्टर में भी आगे। पर वो समझो ना कि जो बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल होता है, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट कहलाया। जब आप किसी को सामान सेल करते हो तो आप बिल बनाते हो ना, कि बिल रिसीवेबल, जिसमें लिखा हुआ होता है कि सामने वाला 2 महीने बाद पैसे देगा, है कि नहीं? तो ये एक तरह का सबूत कहलाया ना। इसी सबूत को समझो इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। थोड़ा क्लियर हो रहा है ना? तो देखो, ये मनी मार्केट के बारे में हम लोग सबसे पहले समझे। मनी मार्केट फिर से बता रहा हूँ कि जिसमें शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। मनी मार्केट के बारे में और क्लियरली समझना है तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझे हम लोग, कि जहाँ पर मनी मार्केट मेनली जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक ऑर्गेनाइज मनी मार्केट और दूसरा अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट, जिनके बारे में समझेंगे आगे। दूसरा, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स या एसेट्स यूज़ होते हैं कि जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर या उससे कम हो। बराबर ना? कि जहाँ पर पैसों की लेन देन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो सबूत बनाए जाते हैं, उनका टाइमिंग 1 ईयर या उससे कम का ही होता है। ठीक है ना? इस मनी मार्केट में पैसों की लेन देन के लिए क्रेडिट वर्दीनेस होना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब कि जो भी पैसों की लेन देन कर रहा है ना, उसकी अच्छी खासी क्रेडिट होना चाहिए। कि अगर सपोज़ मुझे बैंक से ही शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लेने, 1 साल के लिए मुझे पैसे लेने, तो पता है बैंक उसी को ही पैसे देगी कि जिसकी बैंक में अच्छी खासी क्रेडिट हो। मेरी बैंक में अच्छी क्रेडिट होगी ना, तो बैंक मुझे अच्छे से जो है वो पैसे दे देगी 1 साल के लिए। नहीं होगी तो नहीं देगी वो फिर। बराबर ना? दूसरा, ये जो मनी मार्केट होता है ना, इसकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती। जैसे शेयर मार्केट, पता है, एक जगह पर फिक्स होता है कि यहाँ पर पैसों की लेन देन होती है, शेयर मार्केट में भी। लेकिन मनी मार्केट में कोई प्लेस फिक्स नहीं होती, कोई लोकेशन फिक्स नहीं होती। वहाँ पर जो है वो उसकी लोकेशन अलग अलग जगहों पर होती है। या समझो मनी मार्केट के लिए जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या अलग अलग बैंक बनाई जाती है कि जहाँ पर जो है ये पैसों की लेन देन होती है। जैसे आरबीआई है, दूसरे अलग अलग तरह की कमर्शियल बैंक, कोई भी एसबीआई, बीओबी या कोई भी तरह की बैंक हो, या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बराबर? या इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं। आज के टाइम में तो आपको ध्यान होगा कि आप जहाँ पर भी रहते हो, आपके घर के आसपास भी शायद एक आध ऐसी दुकान होगी जिस दुकान के बाहर ऐसा लिखा हुआ होगा, गुजराती में लिखा हुआ होता है वहाँ पर, कि नाणा धीरवामा आवसे, कि नाणा आपवामा आवसे, है ना, या नाणा धीरनार, ऐसे लिखा हुआ होता है कि पैसों की लेन देन के लिए भी लोग जो है वो छोटी सी दुकान लेकर बैठ जाते हैं। तो इनकी शेयर मार्केट की तरह कोई फिक्स प्लेस नहीं होती कि यहीं पर ही होगा। बराबर? ये कोई भी प्लेस पर जो है वो हो सकते हैं। सही बात है ना? दूसरा, इनमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बराबर ना? इनके ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि जैसे मेरे पास अगर बिल रिसीवेबल है कि भाई सामने वाले ने मुझे ये कहा था कि भाई मैं जो है वो तुम्हें 2 महीने बाद पैसे दूंगा, मेरे पास वो बिल रिसीवेबल, मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट, वो सबूत है। लेकिन मुझे अगर अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं बैंक से जाकर फ़िलहाल पैसे ले सकता हूँ ना। ऐसा कर सकते हैं ना सिचुएशन, कि मुझे अर्जेंटली अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं फ़िलहाल बैंक को बोल सकता हूँ कि यार तुम मुझे फ़िलहाल पैसे दे दो, उसके बाद जो है वो 2 महीने बाद तुम जाके उससे पैसे ले लेना। सही बात है ना? तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, उसे इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बराबर है? दूसरा,
मनी मार्केट के लिए जो है वो ऐसे कह सकते हैं कि भाई इनके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, उधार के ही लिए हुए कहलाते हैं ना ये एक तरह से, बराबर, कि जिनके ऊपर रिस्क बहुत कम होता है। इनके ऊपर रिस्क कैसा होता है? एकदम कम, क्योंकि ये जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए कहलाते हैं। कि अगर जो है वो किसी से, भाई बैंक अगर किसी को उधार दे भी रही है तो शॉर्ट टर्म के लिए है, 1 साल के लिए ही है, तो 1 साल में जो है वो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। लेकिन अगर जो है वो कोई लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हो, मतलब कि अगर बैंक ने किसी को लोन दी है लॉन्ग टर्म के लिए 10-12 सालों के लिए, तो वो एक तरह का रिस्क रहता है कि 10-12 सालों में बीच में कुछ भी हो गया तो वो रिस्क तो 1 साल में भी है, लेकिन इसमें कम रिस्क है, जबकि उसमें जो है वो ज़्यादा रिस्क रहता है। मनी मार्केट में ये रिस्क एकदम कम होता है, बराबर। और मनी मार्केट सक्सेसफुल तब चलता है जब सभी बैंक, सभी जो है वो इंस्टीट्यूशंस, जो भी संस्थाएं काम करती है ना मनी मार्केट में, वो सभी संस्थाएं लीगली और अच्छी तरह से काम करे तो ही मनी मार्केट अच्छी तरह से चल पाता है। अब मनी मार्केट के भी जो है वो 2 टाइप्स आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एक ऑर्गेनाइज मनी मार्केट और दूसरा अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। अब देखो नाम से भी पता चलता है कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट मतलब ये कहलाता है कि जो मनी मार्केट, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस, जो बैंक, जो संस्थाएं वगैरह जो लीगली वर्क करती हो, पूरे लीगली मतलब कि पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ वर्क करती हो, तो उसे एक तरह का ऑर्गेनाइज मनी मार्केट कहते हैं, बराबर ना। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो कहलाता है ना कि जिनमें जो भी वर्क होता है, मतलब समझो जो भी पैसों की लेन देन होती है ना, वो लीगली और पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ होती हो, तो वो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट कहलाए, जिसके अंदर आरबीआई आ जाती है, हर तरह की बैंक आ जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, दूसरी छोटी मोटी संस्थाएं आ जाती हैं जो पैसों की लेन देन का काम करते हैं, लेकिन पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ। वो रूल्स सबके लिए एक जैसे होते हैं, किसी के भी लिए वो रूल्स बदलेंगे नहीं। मतलब जो है वो अगर मैं लेने जाऊं तो भी मुझे लोन वैसे ही मिलेगा, जैसे जो है वो अगर कोई बड़ा रिच पर्सन कोई वर्क के लिए लोन लेने जाता हो तो उसके लिए भी वही रूल्स, बराबर ना, सबके लिए एक जैसे रूल्स होते हो, तो वो समझो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट कहलाए, जिनके अंदर जनरली ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, ये सब जो है वो उनके इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं कि जिनके थ्रू पैसों की लेन देन होती है, बराबर। और ऑर्गेनाइज मनी मार्केट को पूरा कंट्रोल वो कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो जो है वो इस पूरे ऑर्गेनाइज मनी मार्केट को कंट्रोल करती है। और दूसरा आता है, वो आता है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। दूसरा अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज मतलब कि जहाँ पर पैसों की लेन देन तो होती है लेकिन उसके लिए कोई फिक्स रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, बराबर ना। कितनी बार लीगली भी नहीं होता है, इलीगली होता है, या तो रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, तो उसे जो है वो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अगर समझो कि जैसे सपोज़ अगर मेरा बिज़नेस चल रहा है और मुझे बिज़नेस के लिए जो है वो अर्जेंटली बिज़नेस का ग्रोथ करना है और उसके लिए मुझे अर्जेंटली 5 लाख की ज़रूर है। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं कि या तो 5 लाख रुपए जो है मैं बैंक से ले लूँ, बैंक से लोन ले लूँ, जो मेरी लोन जो है वो 5-6 साल तक चलेगी, या चलो 1 साल के लिए भी चली कि शॉर्ट में जल्दी से उसे ख़त्म कर दूंगा, अच्छा प्रॉफिट कमा के 1 साल में बैंक के पैसे वापस। तो मुझे 5 लाख की ज़रूर है, या तो बैंक के पास जा सकता हूँ, या तो फिर मुझे 5 लाख की ज़रूर है तो मेरा कोई फ्रेंड है कि उस फ्रेंड से मैं फ़िलहाल उधार मांग सकता हूँ। मुझे तो पैसे ही चाहिए ना यार, फ्रेंड के पास अलग पैसे थोड़ी होंगे, बराबर ना, पैसे तो सबके पास वही होंगे ना, ठीक है। तो मतलब ये कहलाता है कि अगर मैं वही पैसे समझो बैंक से ले रहा हूँ ना, तो वो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट कहलाए। वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वहाँ पे मुझे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट सबके लिए सेम होगा, सही बात है ना, कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, सब चीज़ें तैयार होगी, उसके बाद फिर वो मुझे पैसे देंगे 5 लाख रुपए। जबकि वही चीज़ अगर मैं अपने फ्रेंड से ले रहा हूँ, भाई अपने फ्रेंड से मैं 5 लाख रुपए फ़िलहाल उधार ले रहा हूँ और उसे कहूँगा कि 1 साल बाद मैं तुम्हें वापस दे दूँगा, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट पेपर्स नहीं बनेंगे। बैंक में कैसे सब जो है वो रूल्स रेगुलेशंस के साथ पेपर तैयार होते हैं, वहाँ पे कोई पेपर्स तैयार नहीं होंगे, या तैयार भी हुआ तो एक छोटा सा जो है वो खाली रिटर्न नोट होता है कि हाँ भाई इस इंसान ने मुझसे 5 लाख रुपए लिए हैं। इंटरेस्ट रेट वो बैंक से बिल्कुल अलग होगा, बराबर। बैंक जितना ब्याज लेती है हो सकता है मेरा दोस्त तो उससे कम ब्याज ले,
या हो सकता है कभी कभार उससे ज़्यादा भी हो जाए कोई रीज़न की वजह से, बराबर ना। ब्याज जो इंटरेस्ट होता है वो भी अलग होगा। दूसरी बात ये है कि उसका इंटरेस्ट सबके लिए अलग अलग होगा। मतलब सपोज़ अगर मेरा दोस्त है तो मुझसे थोड़ा इंटरेस्ट कम ले लेगा, और कोई पर्सन अगर उसके पास पैसे लेने आ रहा है तो उससे वो इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा लेगा, बराबर ना। बैंक में ऐसा नहीं होता, बैंक में सबके लिए रूल्स एक जैसे होते हैं, वो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट कहलाया। लेकिन अगर कोई इंसान से, कोई दोस्त से मैं पैसे ले रहा हूँ तो उसके रूल्स सबके लिए अलग अलग होते हैं। दोस्त को वो कम में देगा, कोई और कोई होगा तो उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा लेगा वो। सीधी सी बात है ना ये। शायद मुझे जो है वो दोस्त है तो शायद मुझे कुछ गिरवी भी ना रखना पड़े, बराबर। बैंक से मैं पैसे लूँगा 5 लाख तो ऐसे देगी ही नहीं, मुझे 5 लाख की दूसरी कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी उसके पास, बराबर, तो वो पैसे देंगे। जबकि मैं दोस्त के से पैसे ले लूँगा तो कुछ गिरवी भी नहीं रखना पड़ेगा, वो तो मुझे पहचानता है तो वो तो ऐसे ही पैसे दे देगा मुझे। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है ना कि ऑर्गेनाइज मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट किसे कहते हैं, बराबर ना। अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में जनरली आते हैं ऐसे मनी लेंडर्स, पैसे देने वाले, या फिर लैंडलॉर्ड जो ज़मींदार कहलाते हैं, पॉन के जहाँ पर कुछ छोटी सी चीज़ गिरवी रखकर फ़िलहाल पैसे ले सकते हैं और फिर जो है वो पैसे देकर वही चीज़ फिर से वहाँ उस गिरवी से छुड़ा सकते हैं। या तो इंडिजीनियस बैंकर्स, श्रॉफ, ये सब लोग वो कहलाते हैं कि जो अनऑर्गेनाइजली, मतलब कोई फिक्स रूल्स रेगुलेशंस के साथ नहीं, लेकिन पैसों की लेन देन ये ज़रूर करते हैं, बराबर ना। ऐसी चीज़ें ना ज़्यादातर आपको गांव में या तो छोटे छोटे एरियाओं में देखने को मिलेगी। बड़े बड़े शहरों में तो अक्सर अब तो बैंक और इंस्टीट्यूट और वही सब काम करते हैं, लेकिन छोटे एरिया में जाओ ना तो आज भी गांव में या कहीं पे जाओ तो वो लोग बैंक से उधार पैसे नहीं मांगेंगे जब उन्हें चाहिए हो। तो वो उनके शहर में या उनके गांव में ही छोटा सा कोई ज़मींदार होगा कि जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ी सब लोग जो है वो ज़मींदार के पास चले गए। होता है कि नहीं ऐसा, बराबर। तो ये जो है वो मनी मार्केट के 2 टाइप्स हमने देखे। अब उसके बाद एक पॉइंट आता है, वो आता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट मैंने पहले भी बताया, इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या। इंस्ट्रूमेंट का हो या एसेट्स का हो, वो चीज़ जिनके थ्रू पैसों की लेन देन होती हो। अब यहाँ पर मनी मार्केट के 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं आपको। सबसे पहला है ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल क्या कहलाता है? तो ट्रेजरी बिल जनरली जो है वो आरबीआई इशू करती है। ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करती है उसमें, कि जहाँ पर कोई भी पर्सन को या कोई भी बिजनेसमैन को शॉर्ट टर्म के लिए मनी की ज़रूर हो ना, तो ऐसा ट्रेजरी बिल उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। ट्रेजरी बिल और कुछ भी नहीं, शेयर की तरह एक तरह का सर्टिफिकेट ही होता है खाली। ये बिल होता है 91 डेज़, 182 डेज़ या 364 डेज़ का, मतलब कि या तो 3 महीने या तो 6 महीने या तो 1 साल का होता है, बराबर। ट्रेजरी बिल को जो है वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जनरली कोई तरह का इंटरेस्ट वगैरह होता नहीं है, बराबर ना। कोई तरह का इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता। इसे आपको पैसे चाहिए तो भी इसका यूज़ कर सकते हो, या अगर आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना हो तो भी आप ऐसे ट्रेजरी बिल का यूज़ कर सकते हो। ट्रेजरी बिल को शॉर्ट में टी बिल कहते हैं, टी बिल। जैसे एक एग्जांपल कि सपोज़ आरबीआई ने ये ट्रेजरी बिल इशू किए, पता है न्यूज़पेपर में या टीवी में या आप तो मोबाइल में ये सब न्यूज़ आ जाती है कि चलो आरबीआई के ट्रेजरी बिल्स हैं, बराबर। मतलब कि भाई अगर आरबीआई को कभी पैसों की ज़रूरत पड़ी शॉर्ट टर्म के लिए तो वो लोगों से जो है वो पैसे मांगती है। जैसे शेयर हुआ ना वैसे ही, बराबर ना, कि जैसे शेयर हुआ वैसे ही कि वो लोगों से पैसे मांगेगी आरबीआई। सपोज़ 25,000 का बिल है तो वो लोगों से 25,000 नहीं मांगेगी, वो लोगों से मांगेगी 23,500 रुपये। कितना मांगेगी? 23,500, 1,500 रुपये कम। लेकिन जब रिटर्न करना होगा ना भाई, 1 महीने 1 साल की वैलिडिटी और 1 साल के बाद वो रिटर्न करने पैसे, तो आरबीआई हम सबको रिटर्न करेगी पूरे 25,000, बराबर। ये 1,500 रुपये का क्या हुआ? तो वो इंटरेस्ट में एडजस्ट हो गए, बराबर। तो अगर जो है वो आपको इन्वेस्ट करना है तो ट्रेजरी बिल सबसे बेस्ट कहलाता है। इसमें जो है वो कोई भी तरह का रिस्क नहीं होता। जब गवर्नमेंट ये ट्रेजरी बिल इशू करती है तो वो थोड़े से कम पैसों में इशू करती है और ज़्यादा करके फिर उसे रिटर्न कर देती है। 25,000 का बिल अगर जो है वो हमें पड़ेगा तो 23,500 में पड़ेगा। फिर जब रिटर्न आरबीआई देगी ना 1 साल बाद तो पूरे 25,000 देगी। ये बेनिफिट है ना।
ऐसे ही ट्रेजरी बिल हम भी जो है वो इशू कर सकते हैं। अगर हमें बाय चांस पैसों की ज़रूर हो तो आरबीआई को कहकर ऐसा जो है वो फैसिलिटीज़ कर सकते हैं, मतलब लोगों से पैसे मांग सकते हैं कि चलो भाई आप लोग जो है वो पैसे दो इसमें, ठीक है। ये पहला इंस्ट्रूमेंट कहलाया ट्रेजरी बिल, कि जिनके थ्रू पैसों की लेन देन होती है। दूसरा आता है, वो आता है कमर्शियल पेपर। दूसरा क्या आता है? कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर, इसकी शुरुआत जो है वो 1980 के बाद से हुई। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे बहुत फेमस होने लगा। हमारे इंडिया में सबसे पहले जनवरी 1990 में जो है इंडिया में ये कमर्शियल पेपर्स शुरू हुए। कमर्शियल पेपर भी एक तरह का जो है वो छोटा सा डॉक्यूमेंट ही कहलाता है, जो शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट है, शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे प्रोमिसरी नोट आता है ना, वैसा, बराबर। ये जनरली जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई जो बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स होते हैं, या समझो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनका बहुत लंबा बिजनेस चल रहा है, जिनका बैंक में या ऐसे इंस्टीट्यूशन में उनकी क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी हो, तो उन लोगों को जो है वो ये कमर्शियल पेपर इश्यू होता है या उनको कमर्शियल पेपर मिलता है, बराबर ना। कि कमर्शियल पेपर 7 दिन से लेकर 1 साल तक, कितने भी ड्यूरेशन का हो सकता है, वो कोई भी ड्यूरेशन का, इसमें कोई ड्यूरेशन की लिमिट नहीं। कमर्शियल पेपर जैसे मैंने बताया ना, एक प्रॉमिसरी नोट की तरह, एक नोट की तरह ही होता है। मतलब सपोज़ मैंने अगर कोई इंस्टीट्यूट से, कोई संस्था से, भले वो बैंक हो या कोई दूसरी संस्था हो या किसी से भी मैंने पैसे लिए हैं ना, तो उसके बदले में और कुछ नहीं, कमर्शियल पेपर तैयार होता है। एक तरह की नोट, एक तरह का पेज पे खाली ये लिखा हुआ होता है कि इस पर्सन ने जो है वो इतने रुपए हमसे लिए हैं, कि वो पर्सन इतने दिनों बाद इतने रुपए वापस दे देगा, बराबर। ये कमर्शियल पेपर कहलाए। बस नॉर्मल समझो किसी से उधार लेना हो वो, ठीक है ना। कमर्शियल पेपर जनरली 5 लाख हैं, उसके मल्टीपल में होते हैं। 5 लाख का पेपर बनता है, या 10 लाख का, या 15 लाख का, इतने का पेपर बनता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन ही इसकी लेन देन करते हैं। तो कमर्शियल पेपर किसके लिए कहलाया? तो बड़े बिजनेसमैन के लिए कहलाया, कि उन्हें कभी पैसों की ज़रूर हो तो कमर्शियल पेपर के थ्रू वो पैसे मांग सकते हैं बैंक से या कोई इंस्टीट्यूट से। यहाँ दूसरा आता है, वो आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो भी एक तरह का शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट ही है, कि जनरली कोई भी तरह की कमर्शियल बैंक या कोई भी तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी तरह की ऐसी संस्थाएं जो ऑर्गेनाइज वर्क करती हो, अनऑर्गेनाइज नहीं, जो ऑर्गेनाइज वर्क करती हो, वो ऐसा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू कर सकते हैं, बराबर। ये भी जो है वो एक तरह के शेयर्स की तरह ही होते हैं। ये जो भी नाम है ना, काम समझो शेयर्स की तरह ही होता है। कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो मिनिमम 1 लाख का होता है, कम से कम 1 लाख या उससे ज़्यादा का होता है। अब अगर मुझे जो है वो 5 लाख की ज़रूर है और कोई बैंक के पास जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, तो मैं बैंक से वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू 5 लाख उधार मांग सकता हूँ, बराबर ना। कि भाई 5 लाख जो है वो उधार मांग सकता हूँ, और ये एक तरह का जो है वो सर्टिफिकेट रहेगा, बराबर। और ये सर्टिफिकेट अगर भाई मुझे कहीं इन्वेस्ट करने हैं तो भी मैं इस सर्टिफिकेट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कि मुझे अगर बैंक में इन्वेस्ट करने हैं 5 लाख रुपए तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ इसके थ्रू। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जो है वो बेनिफिट ये है कि ये नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल है, और जो है वो इसको बेच सकते हैं। मतलब सपोज़ मैंने जो है वो बैंक से उधार लिए हैं, इस सर्टिफिकेट के नाम पर मैंने बैंक से उधार लिए हैं, चलो, और अब जो है वो शायद मैं पैसे नहीं चुका पा रहा हूँ, तो मैं ये सर्टिफिकेट किसी और को बेच सकता हूँ, किसी और को ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ, कि भाई ठीक है अब जो है वो तुम ये पैसे चुकाते जाना, बराबर। वो तो कोई भी रीज़न हो, जब बिजनेसमैन ऐसा काम करते तो उनमें तो ऐसे हज़ारों रीज़न निकलते हैं। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी और कुछ नहीं, एक तरह का जो है वो पैसों की लेन देन का एक इंस्ट्रूमेंट है, कि जब भी हमें कोई लॉन्ग टर्म के लिए, सॉरी शॉर्ट टर्म के लिए जब भी पैसों की ज़रूर पड़े तो इसके थ्रू पैसे ले या दे सकते हैं। ऐसे ही दूसरा आता है, वो आता है कमर्शियल बिल, बराबर ना। दूसरा आता है वो कमर्शियल बिल आता है। कमर्शियल बिल मतलब कि जो मैंने आपको पहले बताया, कि जब भी जो है वो हम लोग किसी को भी गुड्स सेल करते हैं, किसी को हम सामान बेचते हैं, तो सामने वाला जो है वो प्रॉमिस करता है कि भाई चलो अभी जो है वो उधार पे हुआ, इस उधार के पैसे 2 महीने बाद दूंगा,
बराबर ना, 2 महीने या 3 महीने बाद दूंगा, वो ऐसे प्रॉमिस करता है। तो उस वक्त जो बिल तैयार होता है, जैसे कमर्शियल बिल कहते हैं हम लोग, अकाउंट में हम लोग इसे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल कहते हैं, बराबर के नहीं। ये बिल जो है, अगर समझो जो बायर और सेलर है उन दो बिजनेसमैन के बीच में ही रहता हो ना, तो तब तक वो ट्रेड बिल कहलाता है। सिर्फ इसे क्या कहते हैं, ट्रेड बिल, कमर्शियल बिल नहीं कहते। कि सपोज़ मैंने किसी को सामान बेचा है और उसने जो प्रॉमिस किया 2 महीने बाद देगा, तो फ़िलहाल ये बिल तैयार हुआ, जिसे हम लोग ट्रेड बिल कहेंगे। कि हाँ भाई वो 2 महीने बाद वो शांति से पैसे दे देगा, तो बात ख़त्म, बराबर। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज़ मुझे अगर अर्जेंटली पैसों की ज़रूर है या सामने वाला फ़िलहाल पैसे नहीं दे पाता है, और ये बिल हम लोग बैंक के थ्रू जो है वो डिस्काउंट करवाते हैं या बैंक के थ्रू इसका वर्क करवाते हैं, तो उसे कमर्शियल बिल कहते हैं। सपोज़ मुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूर है, सामने वाला 2 महीने बाद देने वाला है, तो मैं फ़िलहाल वो बिल दिखाकर बैंक से फ़िलहाल पैसे ले सकता हूँ ना, कि भाई बैंक अभी आप मुझे पैसे दे दो, आप 2 महीने बाद उससे ले लेना पैसे, बराबर। तो वो जब बैंक इसके बीच में आ जाती हो ना, तो वो कमर्शियल बिल कहलाता है। नहीं तो तब तक वो क्या कहलाया, ट्रेड बिल ही कहलाता है वो। ये कमर्शियल बिल भी 30, 60 या 90 डेज़ का होता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का ये बिल तैयार होता है, बराबर। कमर्शियल बिल के बाद दूसरा आता है, वो आता है कॉल मनी या नोटिस मनी। कॉल मनी और नोटिस मनी ये सिर्फ़ और सिर्फ बैंक के लिए, कि जब बैंक जो है वो पैसों की लेन देन करती हो, जब बैंक सिर्फ पैसों की लेन देन कर रही है और उस वक्त जब कोई एक बैंक में अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत पड़ती हो और जो है वो पैसे कम पड़ जाते हो उसमें, तब उस वक्त एक बैंक दूसरी बैंक से जो है वो फ़िलहाल उधार पैसे मांग लेगी, बराबर ना। फ़िलहाल उधार मांगेगी, उसे अर्जेंट में पैसे मंगवाएगी, और यही जो अर्जेंट में पैसे मंगवाना होता है ना, उसे ही कॉल मनी या तो नोटिस मनी कहते हैं। बैंक के साथ ट्रांजेक्शन, एक बैंक दूसरी बैंक से उधार मांग रही है, तो उसे एक तरह का कॉल या नोटिस मनी कहते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ऐसी चीज़ में या ऐसे ट्रांजेक्शन में कोई भी तरह का मॉर्टेज नहीं रखा जाता। मॉर्टेज मतलब समझो कि भाई कुछ भी चीज़ गिरवी नहीं रखी जाती। कि जैसे अगर SBI है, SBI की कोई एक ब्रांच है, उसमें पैसों की कमी पड़ गई, तो वो दूसरी ब्रांच से फ़िलहाल पैसे मंगवा लेगी, बराबर ना। इसे जो है वो कॉल या नोटिस मनी कहते हैं। कॉल और नोटिस मनी में फ़र्क क्या, तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कॉल मनी समझो सिर्फ 1 डे के लिए होता है, एक ही दिन के लिए, जबकि जो नोटिस मनी होता है वो 2 डेज़ से लेकर 14 डेज़ तक का होता है, बराबर। 2 से 15 दिन के बीच में होता है वो नोटिस मनी। और वर्क दोनों का वही है कि सपोज़ कोई अगर एक बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो वो दूसरे बैंक को अर्जेंटली कहेगा कि भाई अभी तुम मुझे पैसे दे दो, शाम तक या कल सुबह तक आपको रिटर्न हो जाएगा। एक दिन में विदिन 24 आवर्स वो पैसे रिटर्न हो जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉल मनी। एक ही दिन में जब पैसे रिटर्न हो जाते हो तो वो कॉल मनी कहलाता है, और उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट लगता है। भले एक ही दिन के लिए भी हो ना, तो भी उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगते हैं, इंटरेस्ट लगते हैं, बराबर। और जबकि नोटिस मनी में जो है वो पैसे उधार मांगे जाते हैं दूसरी बैंक से, लेकिन उसमें टाइमिंग जनरली 2 डेज़ टू 14 डेज़ का होता है ना। 2 से 14 डेज़ के बीच में वो पैसे उन्हें रिटर्न करने होते हैं, और जिनके ऊपर चार्जेस थोड़े से अलग लगते हैं, जो इंटरेस्ट हैं, जो चार्जेस होते हैं वो अलग लगते हैं, बराबर। तो ये जैसे हमने पांचों देखे ना, ये सब जो है वो इंस्ट्रूमेंट थे मनी मार्केट के, शॉर्ट टर्म के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, कि जिनकी ड्यूरेशन 1 साल या उससे कम की हो। अब दूसरा टॉपिक आता है, वो आता है कैपिटल मार्केट, लेकिन उनके बारे में अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। इन्हें ध्यान से समझना। तो अब जो सेकंड पार्ट कैपिटल मार्केट के बारे में है, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखें। ओके, थैंक यू।